नमस्कार, गुड इवनिंग। जय भीम साथियों, मैं डॉक्टर रतन लाल काम की बात लाल की क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं और पेश करता हूं अंबेडकर नामा एपिसोड नंबर 103। जैसा कि मैंने वादा किया था कि अगर मैं अपने आज ही के एक एपिसोड में आपको फूड और आइडेंटिटी, खाना और अस्मिता के सवाल पर मैं आपसे चर्चा करूंगा और मेरे साथ चर्चा के लिए मेरी वरिष्ठ सहयोगी साथी डॉक्टर सौम्या गुप्ता होंगी, जो कि फूड हिस्टोरियन है, खाने पे काम करती हैं और कानपुर शहर पे उनकी पीएचडी थीसिस है। सौम्या जानकी देवी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती हैं, हिस्ट्री पढ़ाती हैं और मैंने उनसे आग्रह किया था कि मेरे साथियों को, यूट्यूब पे मेरे जो साथी हैं, उनके लिए खाने का क्या रिश्ता है अस्मिता के साथ, खाने की क्या राजनीति होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि भाई इकोनॉमी इज प्राइम मूवर, पेट के लिए जिंदा रहता है, लेकिन पेट के लिए ही जिंदा रहना काफी नहीं है, उसके आगे भी बहुत कुछ बातें होती हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि दलित शुड लिव डिसेंट लाइफ। तो इस बात के क्या मायने हैं, कैसे खाने की राजनीति हमने पिछले कुछ वर्षों में देखी है कि वो पोहा मुसलमान का खाना हो जाता है, बिरयानी और हो जाता है। तो ये मुनव्वर राना साहब की एक शेर मुझे याद है कि यह देखकर परिंदे भी परेशान हो गई कि छतें भी हिंदू मुसलमान हो गई। तो ये बात है, खाने की भी अपनी एक राजनीति होती है। हम लोग सुनते आ रहे हैं बचपन से, गौ दान होता है लेकिन भैंस दान नहीं सुनते हैं। तो गाय के दूध और भैंस के दूध की क्या राजनीति है? क्यों हजारों साल तक जब दलितों को खाने से, बढ़िया कपड़ा से, आभूषण से सब वंचित रखा गया, तो जब खाना ही नहीं मिलता था तो कैसे हजारों साल सरवाइव किए? और दिलचस्प है कि चांडाल का काटा हुआ मटन जो है वो टचेबल है, वो खा सकते हैं सब, लेकिन चंडाल अनटचेबल है। तो बहुत सारी खाने को लेकर भी बारीकियां हैं। तो इस पे भी सारी तमाम इश्यूज पे मैं सौम्या से आग्रह करूंगा कि आपसे कई सीरीज इसमें लूंगा, कई सीरीज, और परत दर परत जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर, जैसे मैं एक चीज मैं देखता था जो मैं बाद में एक्सप्लोर कर पाया कि तमाम बड़े शहरों में, चाहे हर शहर में एक मारवाड़ी ढाबा होता है, मारवाड़ी वासा होता है। तो मारवाड़ी भाषा का क्या पॉलिटिक्स था, क्यों खोला गया था, किस समय खोला गया था? तो ये तमाम चीजें हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे जो दोस्त यूट्यूब पे हमें सुनते हैं, वो कम से कम खाने की राजनीति को लेकर, खाने और पहचान, धार्मिक पहचान, सामाजिक पहचान, क्यों होता है कि कुछ लोग सिर्फ शाकाहारी ही होते हैं। तो कई तरह के सवाल हैं। मैंने एक किताब पे काम किया था, बतौर असिस्टेंट काम किया था। डीएन झा की एक किताब है, होली काउ और गोमांस का मिथक, वो किताब बैन हुई थी, वो किताब। तो धर्मशास्त्रों और तमाम साहित्यिक शास्त्रों, संस्कृत शास्त्रों के आधार पे डीएन झा ने कहा था कि प्राचीन काल में ब्राह्मण गौ का मांस खाते थे, कौन से देवता को किस तरह की गायें पसंद है, ये तमाम डिस्क्रिप्शन उस किताब में है। तो सौम्या, स्वागत है आपका काम की बात लाल की क्लास में। अम्बेडकर नामा 103 आपके नाम है और अगली बात आप ही शुरू करेंगे कि चलिए खाने पर लेकर आपका शोध, कि खाने पे हम रिसर्च करेंगे। विनोद दुआ का एक शो आता था इंडी टीवी पे, मुझे याद है, भारत भर में घूम घूम के, दुनिया में घूम घूम के खाने का जायका, जायका इंडिया का, मुझे याद है। तो उस पर चर्चा करते थे और हर जगह जा जा के खाते थे और लोगों को बताते थे। तो पहले ये बताइए कि खाने पर लेकर जो आपका शोध है, इसमें दिलचस्पी कब और कैसे? तो रतन, पहले तो धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और सुनने वाले सारे लोगों को मेरा नमस्कार। रतन को मैं लगभग अब 2 या 3 दशकों से जानती हूँ। हम लोग साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़े पहले और फिर पढ़ाते भी आए हैं। तो ये इन्होंने जो मुहिम जारी की है, एक प्रकार से लोक इतिहास को का एक ये लोक रूपांतरण लोगों तक पहुंचाने की, ये बहुत ही, इसको मैं क्या कहूँ, ये बहुत ही जरूरी भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो हिस्ट्री की कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम लोग, इतिहास को आप देखेंगे स्कूल के बच्चों में, हमेशा आप देखेंगे कि इतिहास उनके लिए बड़ा बोरिंग किस्म का एक सब्जेक्ट बन जाता है। उस प्रकार के बोझ को हटाने का काम ये रतन की श्रृंखला कर रही है, क्योंकि जो गूढ़ बातें हैं जिनको बहुत सारे अब लोग पढ़ नहीं पाते हैं, विश्वविद्यालयों की अपनी भी अब सीमाएं होने लगी हैं, तो उस माध्यम से आप कह सकते हैं कि जो लाल की क्लास है वो जनता तक बहुत ही गहन शोध को ले जा रही है।
और बिल्कुल ही मानक तरीके से ले जा रही है। इसके लिए मैं पहले तो रतन को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूंगी। थैंक यू, दूसरे, शुक्रिया मैम। आपने पूछा कि भोजन के ऊपर कैसे हमारा मेरा शोध शुरू हुआ। तो ये कहानी दिलचस्प है। आप देखेंगे कि आम तौर पे मैं भी ईंट गारे वाली शोधार्थी रही हूँ। मेरा काम एक्चुअली अर्बन हिस्ट्री पे था। प्रोफेसर शाहिद अमीन के साथ मैंने अपनी पीएचडी की थी और कानपुर के लगभग 100 साल के आधुनिक इतिहास के ऊपर मैंने अपना शोध किया था। जब आप अर्बन हिस्ट्री करते हैं तो उसमें मैंने कोशिश की, क्योंकि मेरे गुरु जो रहे हैं आप लोगों की तरीके बहुत विख्यात सबाल्टर्न इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने ये ट्रेनिंग दी है कि इतिहास को केवल आप आर्काइव्स में नहीं खोजें, बल्कि इतिहास को आर्काइव्स के बाहर भी देखें। तो आप जब शहरी इतिहास करते हैं तो आपको अगर आप आर्काइव्स जाएंगे तो आपको उसमें सड़कों की और जो जब आप सोशल हिस्ट्री करते हैं, मेरा काम सोशल हिस्ट्री पे था, मॉडर्न सिटी की सोशल हिस्ट्री के ऊपर, तो मैंने उसमें क्या किया था कि लगभग 4 बड़े इवेंट्स ले लिए थे। जैसे कि 1857 कानपुर में बहुत बड़ी तरह से हुआ था। उसके बाद जो हमारे लिए आज बहुत महत्वपूर्ण काल है, इसी प्रकार कानपुर में 1901 में प्लेग का दंगा हुआ था। उसके बाद एक सड़क के ऊपर दंगा हुआ था और उसके बाद पार्टीशन विभाजन के समय भी वहां पर समस्या थी। तो मैंने राष्ट्रीय मुद्दों को लिया, बड़े बड़े राष्ट्रीय मुद्दों को, और उनकी मैंने शहरी कहानियां खोजने का काम किया। ये मेरा शोध था। इसी संदर्भ में आप पाएंगे कि उत्तर भारत में जब आप कह सकते हैं ना कि बेसिक पॉलिटिकल टेक्स्ट से आगे कुछ ढूंढ रहे होते हैं, तो बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां, किस्से, लोगों के बीच में फोक स्टोरीज, और मुझे बहुत सारी कुक बुक्स मिली, स्पेशली गैजेटियर मिले। तो जब आप पुराने कानपुर के लिए जब मैं गैजेटियर्स तक गई तो आप पाएंगे कि गैजेटियर्स में जैसे एग्रीकल्चरल और इस प्रकार की बहुत सारी गतिविधियों के बारे में भी होता है। तो मैं पढ़ रही थी, कानपुर का जो गजेटियर था, नेविल ने लिखा था, उसके एक कह सकते हैं रिसर्च लोकल इन्फॉर्मेंट जो थे वो थे लाला दरगाही लाल। और लाला दरगाही लाल ने 3 वॉल्यूम में तवारीखे जिला कानपुर लिखी थी करीब 1875 में। तो जब मैं उसको पढ़ रही थी तो मुझे उसमें जो उनकी कृषि संबंधी इत्यादि जो उसमें लेख था, उसमें मुझे एक सेंटेंस मिला। उसमें सेंटेंस था कि जो कलेक्टर थे उस समय के, अंग्रेज कलेक्टर, वो कानपुर जिले के खेतीहरों के ऊपर थोड़ा दबाव डाल रहे थे, इंसेंटिव दे रहे थे कि आलू की फसल उगाएं, और आलू की फसल उगाने वाले नहीं मिल रहे थे उनको। तो मैंने, और उसके बाद दरगाही लाल जब ये विवरण देते हैं कि इस जिले में कौन सी सब्जियां होती हैं, कौन सी सब्जियां खाई जाती हैं, परंपरागत इत्यादि इत्यादि, तो उसमें उन्होंने कहा कि आलू एक नई प्रकार की पौध है जिसको कि आजकल ये जिसको बढ़ावा दिया जा रहा है, और ये अभी उतनी ज्यादा प्रचलित नहीं हुई है। ये भी उन्होंने लिखा था कि ब्राह्मण भी नहीं खाते हैं और थोड़ा रेजिस्ट कर रहे हैं, कुछ राजपूत भी नहीं खाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर कोई उत्तर केंद्रीय सेंट्रल एकदम उत्तर भारत के केंद्र में स्थित जो गंगा यमुना का दोआब है, वहां पे जो शहर का मैं इतिहास लिख रही थी, उस शहर में अगर आलू केवल, अगर मैं कह सकती हूँ कि 150-200 साल पहले से खाया जा रहा है, तो मेरे दिमाग में थोड़ा सा ये एक खटका बैठा कि आलू अगर हिंदुस्तान के लगभग हिंदू मुसलमानों स्पेशली हिंदुओं के लिए नया है, तो परंपरा क्या होती है, हम किस चीज को पुराना कहते हैं। क्योंकि अगर आप ये कहें कि हम आलू जो है वो हमारे इलाके में सेंट्रल यूपी में 1875 यानी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से खाया जा रहा है, तो मैं सोचने लग गई कि ठीक है, तो पहले क्या खाया जाता था। और यहीं से फिर मेरा भोजन के प्रति कह सकते हैं कि उससे कहानी शुरू हुई। उसके बाद काफी स्तर पर एक टोक्यो यूनिवर्सिटी में फूड इन मॉडर्न इंडिया करके प्रोजेक्ट था, मैं उसके साथ सम्मिलित हुई। वहां के लोग थे जो इंडियन फूड पे काम कर रहे थे और मैं कर रही थी। तो 2014 में हमने जानकी देवी कॉलेज में उसकी पहली कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें एक्चुअली बीज व्यक्तित्व झा जी ने दिया था, DN झा ने दिया था। तो हाँ, वही आए थे, तो क्योंकि वो बहुत वाइड रेंजिंग एक वो था, तो बीज, क्योंकि उन्होंने उस समय तक मिथ ऑफ द होली काउ लिखी थी, जिसके बाद जिसमें आप रिसर्च असिस्टेंट हैं। लेकिन वहां से जो ये काम शुरू हुआ खोजने का कि अगर हम लोक इतिहास लिख रहे हैं, मैं एक शहर का इतिहास लिख रही थी, तो शहर केवल अपनी
पॉलिटिक्स से या सड़कों से नहीं जाना जाता है। खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, ये सब पे मेरी रुचि थी। और वहीं से ये भोजन के इतिहास की, मैंने सोचा नहीं था कि इतना लंबा ये प्रकरण चलेगा। हाँ, तहजीब में खाना भी है, बिल्कुल। सिर्फ खाना उसका एक बहुत अंतरंग समय है। तो अगर आप देखें, अगर आप, जैसे आपने आइडेंटिटी की बात की, तो आइडेंटिटी जो होती है वो अस्मिता का प्रश्न, ये आपको बहुत व्याकुल भी कर सकता है, आपको आशा भी दे सकता है। आप, हम ये सोचते हैं ना, हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम कैसे परिभाषित होते हैं, ये प्रश्न इतिहास के लिए शाश्वत प्रश्न है। और हम कह सकते हैं कि पहचान की, अगर जब हम अपनी पहचान गढ़ना शुरू करते हैं तो पहचान की अनेक परतें होती हैं। व्यक्तिगत स्तर पे, धार्मिक स्तर पे, जातीय सामुदायिक स्तर पे, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर तो होती है। कुछ हिस्सा इन पहचानों का धर्म से आता है, कुछ परंपरा से, कुछ आधुनिकता से, कुछ हमारे आपके आर्थिक सामर्थ्य से। तो हम कैसे अपने आप को परिभाषित करते हैं, और हम कह सकते हैं कि ये अलग अलग आइडेंटिटीज एक दूसरे से इतर भी होती है, बट वी इनहैबिट ऑल दीज आइडेंटिटीज एट द सेम टाइम। हम एक ही समय में, हम अपनी, हमारी पहचान का कुछ हिस्सा जो है वो धर्म से बनता है, कुछ परंपरा से बनता है, कुछ सामर्थ्य से बनता है, इत्यादि। तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स फील्ड है जो कि एक दूसरे के साथ भी है, एक दूसरे से इतर भी है। और यहीं पर आप पाएंगे कि अगर आप कल्चरल हिस्ट्री देखें तो आप उसमें, ये आम बात है, अब मैं कोई नई बात नहीं कह रही हूँ, कि पहचान बनाने के जो मुख्य, जिन मुख्य चीजों का व्यक्तिगत स्तर पे जिन मुख्य चीजों का योगदान होता है वो है भाषा, वस्त्र, भोजन। तो भाषा, वस्त्र, भोजन, ये तीनों ही परंपरा और आधुनिकता, इनको दोनों का बोझ उठाना पड़ता है। मतलब आपका बोलना, ओढ़ना, खाना, भाषा, वस्त्र और भोजन अपनी पहचान को प्रदर्शित करने के सबसे अहम उपाय होते हैं। और ये इसलिए इतने अहम होते हैं क्योंकि ये हमारे बहुत अंतरंग हैं, बहुत करीब हैं। ये हमारी इंटीमेट चीजें हैं। तो हम जो हैं वैसे कपड़ों से दिखते हैं, अब तो प्रधानमंत्री भी ये कहते हैं। हमारी जो भाषा है, जो हम बोलते हैं, और हम वही खाते पीते हैं। तो ये हमारी शख्सियत को परिभाषित करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनको सीमांकित भी कर देते हैं, उसको एक बाउंड्री में भी ढाल देते हैं। और हमारा सार्वजनिक व्यक्तित्व भी इन्हीं से बनता है। तो ये कह सकते हैं कि आइडेंटिटी इज एट वंस बोथ इंटीमेट एंड पर्सनल, बट ऑल्सो सोशल एंड पॉलिटिकल। आप जो खाते हैं वो आप कह सकते हैं कि मेरी केवल मुझे ये अच्छा लगता है, ये मेरी चॉइस है, मगर उस चॉइस के पीछे बहुत लंबा चौड़ा सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल प्लानिंग ही नहीं है, आपके उसके एक फील्ड होती है। आप उससे अलग नहीं जिंदा रहते हैं। जो आपकी चॉइस है उसमें बहुत कुछ हिस्सा आपकी अपनी चॉइस का वर्णन में आता है। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली वैक्यूम में कोई चॉइस नहीं बनती है, कोई क्लीन फील्ड नहीं है जहाँ पे आप अपनी चॉइस बना सकते हैं। पिज्जा बर्गर आ गया तो ऐड दिखा के लोग के घर में पहुंचाता ही है पिज्जा बर्गर। तो ये हमारे उससे बहुत होता है। तो जैसे ही हम अपने व्यक्तिगत तौर पे पहचान बनाते हैं, हम कह सकते हैं कि हम तो यही खाएंगे, ये मेरी पहचान है, ये मैंने गढ़ी है। लेकिन आप जैसे ये कहते हैं, आपके ये कथन अनेकों जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय घेरों में आ जाता है। अगर आप इटली में पिज्जा खाएंगे और आप हिंदुस्तान में पिज्जा खाएंगे तो दो अलग अलग बातें हैं, उनमें एक ही चीज नहीं हो सकती है। तो ये खाना हमारा निजी कार्य भी है। इसको जैसे हम लोग कहते हैं ना, फूड इज बोथ मटेरियल एंड कल्चरल। ऊर्जा भी देता है, आहार है, और उससे हमारी अस्मिता का भी निर्माण होता है। सामाजिक विभाजन भी उसी से बनता है। उसमें खाने जी गो अहेड। तो आप पाएंगे कि जैसे कि भोजन को बहुत प्राचीन समय से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी संस्कृति का वाहक माना गया है। इनफैक्ट एक फ्रेंच ये है सोशल साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कहा था, दार्शनिक थे, उन्होंने कहा था यू आर व्हाट यू ईट। आप वही हैं जो आप ग्रहण करते हैं। तो ये तो फ्रांस से आया, लेकिन आप सोचिए कि ये उक्ति जो है वो भारतवर्ष से ज्यादा ये कथन कहाँ फिट हो सकता है। हमारे यहाँ पे तो हम जो खाते हैं, या मैं अगर इसको इस तरीके से कहूँ कि हम जो नहीं खाते हैं उससे हमारी पहचान निर्धारित होती है। हम जो खाते हैं से ज्यादा हम जो नहीं खाते हैं उससे हमारी पहचान निर्धारित होती है।
और इसी प्रकार से आप अगर देखें तो इसमें कितने स्टेरियोटाइप्स जुड़ जाते हैं। जैसे कि अगर आप सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर भी जाएं तो आपको पूछा जाएगा अच्छा यू आर एन इंडियन, तो अगर आपको इंडियन माना जा रहा है तो पहली चीज आती है कि यू मस्ट बी वेजिटेरियन। भारतीयता और प्रीडोमिनेंट नैरेटिव होता है कि आप वेजिटेरियन होंगे, या आप उसको और ब्रेक करें तो अच्छा ठीक है, आप अगर भारतीय हैं, इंडियन हैं, वेजिटेरियन है, तो आपको स्पाइसी खाना, तीखा खाना जरूर अच्छा लगता होगा। या अपने आप पे भी देखें, कहा जाएगा कि अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपने जहां ब्राह्मण बोला तो आपके जहन में पहले आता है कि वो वेजिटेरियन हो, निरामिष व्यक्ति होगा। या अगर फिर उसको उल्टा करें, अगर आप निरामिष भोजी हैं तो ब्राह्मण होंगे, अच्छा ब्राह्मण नहीं तो जैन होंगे, जैन भी नहीं है तो हिंदू तो अवश्य होंगे। ये सारी आम धारणाएं हैं जो कि लोगों के बीच में प्रचलित है और आइडेंटिटी से जुड़ी हुई है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो मुसलमान होंगे, ईसाई होंगे, ये होंगे, वो होंगे, ब्राह्मण नहीं होंगे। यद्यपि अगर आप लोग डेटा देखें, आधुनिक डेटा, तो एक्चुअली 70% हिंदुस्तान में जो लोग हैं वो नॉन वेजिटेरियन है, वो मीट खाते हैं। नहीं, बस एक और दिलचस्प है जो मैं पढ़ाता हूँ अर्ली मिडिवल टाइम्स, तो उसमें अगर आप देखें तो कश्मीर के ब्राह्मण नॉन वेजिटेरियन है, मिथिला के ब्राह्मण बगैर मछली के और नॉनवेज के वहाँ काम नहीं चलता है, बंगाल में पूरा चलता है नॉनवेज, साउथ इंडिया में मतलब वेजिटेरियन है। तो खाने को लेकर कोई यूनिफॉर्म पैरामीटर नहीं है। ये एक तो ये मुझे लगा, खाली अगर ब्राह्मण को ही लिया जाए, बाकी को छोड़ दिया जाए। दूसरा आपने जो कहा, बोलिए, आप बोलिए। ये खाने को लेकर जेंडर का सवाल भी है, लैंगिक सवाल भी है। जैसे हम लोग बचपन में 2-3 सवाल मेरे जहन में अभी आया आपकी बात से। बचपन में देखते थे कि जो गाढ़ा दाल बेटा को खिलाया जा रहा है, पानी वाला बेटी को खिलाया जा रहा है, घी बेटा में डाला जा रहा है, अब बेटी को थोड़ा सा हल्का खिलाया जा रहा है कि भाई इसको तो IIT जाना है, IAS बनना है, बेटी को क्या करना है। दूसरा, हम मुझे लगता है 80 के दशक तक हमने गाँव में देखा है कि मुर्गा खाने का मतलब मुसलमान का फूड है, नहीं, मुर्गा मतलब मुसलमान। हाँ, तो ये कई तरह का है, दिलचस्प है। और जैसे आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे भी धीरे धीरे रिकॉल कर रहा हूँ कि कैसे खाने को लेके अस्मिता के सवाल, जेंडर का सवाल कैसे उसमें और जुड़ता जाता है। तो इसमें कुछ बताएं। तो देखिए, मैं आपकी बात को एक दूसरे तरीके से कहती हूँ। चलिए मान लीजिए कि जैसे आपने कहा, जेंडर और फूड का तो एक बहुत लंबा हिस्सा है। जैसे अपने एक शोध में मैंने कहा था कि भारत में महिलाओं को क्या कहा जाता है, जो मैं एक्चुअली कई सारा मेरे जो फूड पे रिसर्च है अब, वो 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में छपी हुई हिंदी पाक पुस्तिकाओं पर है, कुक बुक्स पर है। तो उनको मैं एक कल्चरल टेक्स्ट के रूप में देखती हूँ कि वो उसमें से किस प्रकार से आप आ रहे हैं। और जहाँ पे भी आप खाना बनाने की आपको सिखाने वाली किताब की बात करेंगे जो महिलाओं को अपने उसमें रखती है, जिसकी ऑडियंस महिलाएं हैं, तो उसमें तो मैंने एक छोटा सा वो दिया था कि हिंदुस्तान में और इन पाक पुस्तिकाओं में आप पाएंगे कि जो अन्नपूर्णा है, क्योंकि स्त्री को अन्नपूर्णा कहा जाता है, वो स्वयं हर समय भूख से पीड़ित रहती है, क्योंकि उसका काम क्या है, लोगों को, अपने परिवार को खिलाना। वो सुबह एक आप पाएंगे कि बांग्ला में एक जिसको हम लोग मॉडर्न इंडिया में कहते हैं कि फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी बाय अ वुमन, ये राजसुंदरी देवी ने लिखा था, अमर जीवन। और वो एक संपन्न परिवार से थी, ब्राह्मण परिवार से थी, और उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी। कनिका सरकार ने इसके ऊपर बहुत अच्छा शोध किया है, और उसमें उसमें एक जगह लिखा है जिसमें वो कह रहे हैं कि वो 25-30 लोगों के परिवार का खाना रोज बनाती हैं, क्योंकि ब्राह्मण वधु है, इसलिए किचन में किसी और को जाने की इजाजत नहीं है, उनको ही सारा काम करना पड़ेगा। तो राजसुंदरी देवी के शब्दों में कि उनकी अपनी मेमोरी भोजन को लेके क्या है, सिर्फ एक प्रकार से मेहनत करना एक के बाद एक, और जब वो इतने सारे व्यंजन बना रही हैं तो उन व्यंजनों को बैठ के उनका रस लेने का ना समय ना हक उनके पास था। तो महिलाओं को तो केवल उसमें एक लेबर की तरह देखा जाता है। एक तरह से जो व्रताज होते हैं, व्रत महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा होते हैं, और बनाने वाले व्रत होते हैं पुरुष। तो मुझे कई बार लगता है कि इसे फीमेल को कमजोर करके कैसे उसको कंट्रोल में रखना है, इसकी भी एक रिलीजियस सैंक्शन उसको दिया जाता है। फीमेल को के ऊपर सारे, ये तो पार्थ चैटर्जी ने अपनी इनसाइड आउटसाइड डिफरेंस भी कहा है आधुनिक भारत में, कि भाई जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन भी हमारा आगे बढ़ता है, सामाजिक आंदोलन भी आगे बढ़ता है, तो हमारे
सबसे हमारे राष्ट्रवादियों ने भी ये तय कर लिया कि जेंडर का प्रश्न जो है वो स्वतंत्रता पाने के बाद तक थोड़ा शेल्फ पे रख दिया जाता है, उसके बाद हम उससे निपटेंगे। तब तक जो है भारतीय समाज में जो कल्चर है उसका सारा बोझ महिलाओं के ऊपर है। तो पुरुषों को तो बाहर जाना पड़ता है, अंग्रेजी राज में चाकरी करनी पड़ती है, तो आप देखेंगे उनके वस्त्र बदल गए। आफ्टर ऑल भारतीय महिलाएं अभी तक साड़ी पहनती हैं, लेकिन भारतीय पुरुष चाहे वो जितने भी संस्कृति के को ऊंचा क्यों नहीं रखें, नौकरी पर जाते समय वो बहुत कम पुरुष अब आपको मिलेंगे जो कि धोती कुर्ता लुंगी पैजामा पहनकर बाहर जा रहे हों। तो जब हमारे लिए, और जब मैं कह सकती हूँ कि हमारी माओ के दशक में जब उन्होंने नौकरी करना बाहर जाना शुरू किया था, तो उनको एक पारंपरिक वस्त्र को वो छोड़ नहीं पाई। लेकिन हमारे पुरुषों ने जब बाहर नौकरी करना शुरू किया तो जाहिर है उनके ऊपर वो उस प्रकार का बोझ नहीं था। तो महिलाओं पे तो परंपरा का बोझ रहता है, व्रत उसका हिस्सा है। पुरुष व्रत नहीं रख सकते क्योंकि उनको नौकरी करने जाना है। महिलाएं जो है वो कल्चर परंपरा इन सबको आगे बढ़ाएंगी परिवार में। और जहां तक व्रत का हिस्सा है, तो व्रत तो वैसे भी एक मिडिल क्लास और संपन्न उससे ही आ सकता है। जो स्वयं भूखा है वो त्याग खाने का नहीं कर सकता है। जिसके पास भोजन हर समय है वही भोजन त्याग सकता है। तो व्रत तो वैसे भी एक मिडिल क्लास और उच्च वर्ण की ही का प्रतीक है जब आप व्रत और उपवास के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम इसको, अगर मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाऊं या रसदार बनाऊं, तो मैं कह सकती हूँ कि आइडेंटिटी हम अपने खाने से, जैसे मैंने आलू से शुरू किया था, अगर हम अपने देश में पारंपरिक नाश्तों की बात करें, आमतौर पे हम एक अपने पारंपरिक नाश्ते में क्या खाते हैं? आप दिल्ली में है तो आप हो सकता है आलू के पराठे खा रहे हो, मध्य प्रदेश में है तो पोहा आप जानते ही हैं कि लोग खा रहे हैं। अब तो लोग भी क्या, सरकारें भी कहने लग गई हैं। महाराष्ट्र में लेट से साबूदाना खिचड़ी खा रहे हैं। तो आपके जो दर्शक हैं उनमें से भी बहुतों ने आज सुबह ये कुछ खाया होगा इनमें से कुछ। और अगर मैं ये कहूँ कि आपके दर्शकों में से सारे लोग या हम और आप अगर आज से कुछ एक शताब्दी पहले भी जन्मे होते तो ये पारंपरिक नाश्ते हम नहीं खा रहे होते। आपने पिज्जा बर्गर मैगी की बात की, हाँ, अगर आप, मैं ये कहूँ कि आप सोच लीजिए कि आज से 100 साल के बाद मैगी प्रसाद में चढ़ाया जा रहा है तो आपको कैसा लगेगा? बर्गर आपको प्रसाद में मिल रहा है, देवताओं के आगे रखा जा रहा है। यही आप सोचिए कि क्या आप मानते हैं कि आपकी परंपरा का हिस्सा बर्गर और मैगी है? और क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि 100 साल बाद ये आपकी परंपरा के हिस्से बन जाएं? थोड़ा हास्यास्पद लगता है, आप भी हंसे मैं भी हंसी, मैं भी मजाक के रूप में कह रही हूँ। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो आप पाएंगे आलू और टमाटर जैसी लोकप्रिय सब्जियां 17वीं शताब्दी में दक्षिण अफ्रीका से भारत आई, पुर्तगालियों के माध्यम से आई, और भारत के पाक शास्त्र में अपनी जगह बनाने में करीब उनको 100 से 150 साल लगे। तो भारत में पहले बहुत सारे कंद पाए जाते थे, कचालू, रतालू, शकरकंद, मगर आलू नहीं पाया जाता था। जैसा मैंने अभी आपको दरगाही लाल का आपको रेफरेंस दिया था, आलू का उद्गम दक्षिणी अमेरिका के प्रदेश है। और 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल और स्पेन ने जैसे इन इलाकों पे कब्जा किया, अंग्रेजी में इसको हम लोग कोलंबियन एक्सचेंज कहते हैं। एक जब कोलंबस दक्षिणी अमेरिका गए थे, यूरोपियों ने नई दुनिया की खोज की, तो वहां से इतनी सारी चीजें यूरोप के माध्यम से हमारे पास आई कि हमारा, जिसको हम अपना सबसे अंतरंग इंटीमेट कल्चर मानते हैं, वही बदल जाता है। तो ये आधुनिक विश्व का दैनिक आहार हमेशा के लिए ये बदल जाता है। इसमें आपको मैं बताऊं कि 1780 में वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम आमतौर पे सब जानते हैं, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के उस समय गवर्नर जनरल थे कलकत्ता में। तो उनको एक आलू की टोकरी उपहार में मिली थी, और जैसे आप आम मंगाते हैं, उनको आलू की टोकरी उपहार में मिली थी। और ये एक ऐसा गिफ्ट था जिसको दिखाने के लिए उन्होंने अपने काउंसिल मेंबर्स को डिनर पे इनवाइट किया था। अच्छा, हाँ, कि देखिए भाई ये एक विदेशी चीज है, आलू है, बाहर से आया है इत्यादि। और ये है करीब 1780 का। आलू नाम कैसे आया? आलू नाम कैसे आया, कुछ आइडिया है? मिला?
नहीं नहीं, आलू को साउथ अफ्रीका में आलू नहीं कहा जाता था, लेकिन जैसे धीरे धीरे यहाँ पे आया तो ये हमने अपना लिया। आलू हमारे कचालू रतालू से ही आया है, क्योंकि उसी प्रकार का कंद है, हमने उसका इंडियनाइज किया ना, भारतीय है भाई, हम ऐसे कैसे छोड़ देंगे। तो हमने उसको इंडियनाइज कर लिया। और जैसा मैंने कहा 1830 तक देहरादून की पहाड़ियों में आलू की फसल बोई जाने लगी थी, और फिर 1875 तक आप पाएंगे कि अंग्रेज कलेक्टर्स इसको यूपी के दूसरे इलाकों में प्रोत्साहित कर रहे हैं। इंग्लैंड, अमेरिका और यूरोप में भी शुरू में आलू जो है वो बहुत आसानी से नहीं, क्योंकि आप देखेंगे आप 19th सेंचुरी में आयरलैंड में एक बहुत बड़े दुर्भिक्ष का रेफरेंस पढ़ते हैं जिसको पोटैटो फैमिन कहा जाता है। पोटैटो उनके लिए भी नया था, वहां पर ये गरीबों और कामगारों के भोज्य के रूप में प्रसारित किया गया, क्योंकि जैसे आलू है, चीनी है, ये सारी चीजें जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है तो ये आप जो उगा रहे हैं, जो आयरलैंड का अपना उत्पादन था वो एक्सपोर्ट में जाने पड़ा, और आम तौर पे लोग जो हैं वो आलू की फसल बोने लगे, क्योंकि हर एक चीज में आ जाता है, हर एक लंबे समय तक रहता है, खराब नहीं होता है। तो गरीबों का खाने के रूप में आलू को वहां पे भी प्रचार प्रसार किया गया, और काफी समय लगा आलू को वहां की भी व्यंजनों में और पाक शास्त्र में रचने बसने में। तो ये आलू तो एक प्रकार से अगर आप देखें तो कल्चरल कह सकते हो वैश्वीकरण का बहुत इम्पोर्टेंट उदाहरण है, क्योंकि ये एक वैश्वीकरण की बात करता है ना, कहाँ का उपजा हुआ, एंडीज पर्वत पे उपजा हुआ ये एक चीज जो कि 3000 साल से वहां पे था। यूरोपियों को उस दुनिया की पता नहीं थी, हम यूरोपीय उसको न्यू वर्ल्ड कहते थे, लेकिन वो न्यू वर्ल्ड तो नहीं था ना, वर्ल्ड तो वो तब पहले से ही है, पहले से है। लेकिन वो वहां से ये आलू आता है, और उसी प्रकार से अन्य चीजें भी अगर लें, जैसे मैंने नाश्ते की बात की, टमाटर की उत्पत्ति भी मेक्सिको में हुई, और हाँ, टमाटर भी हिंदुस्तान में नहीं है, और ये भी वहां से यूरोप पहुंचा। भारतीय रसोई में टमाटर की बहुलता मुश्किल से 70-80 साल पुरानी है, मुश्किल से। उसके पहले टमाटर नहीं पाया जाता था। 20वीं शताब्दी की जो कुक बुक्स मेरे पास है, पाक शास्त्र की किताबें हैं, सेंट्रल हिंदी में छपी हुई, उनमें टमाटर को विलायती बैगन कहा जाता था। अच्छा, हाँ, उसको विलायती, और बहुत कम इस्तेमाल में लाया जाता था। तो आप सोचिए कि 50-60 सालों में हमारे टेस्ट में कितना बदलाव आया है, कि अब प्याज और टमाटर की दामों पे सरकारें गिरती और परेशान तो हो ही जाती हैं, अब गिरती नहीं है, परेशान हो जाती हैं। आप देखिए कि हमने न सिर्फ इन विदेशी पदार्थों को अपने रोजमर्रा के खान-पान में स्थान दिया, हमने इनको अपने धार्मिक अनुष्ठानों और उपवासों में भी शामिल किया है। ये बहुत बड़ी जंप है। जैसे मैंने कहा ना, मैगी और बर्गर को आप सोच सकते हैं कि आपको प्रसाद के रूप में मिलेगा, लेकिन आप आज नवरात्र होते हैं, माता के जगराते होते हैं, तो उसमें आप पूछे हिंदू, वेजिटेरियन, ब्राह्मण, वैश्य, जो भी उन व्रतों को रख रहे हैं, वो फलाहार में क्या खाते हैं? आलू टमाटर, जो कि अब आप ये सोचिए कि क्या ये माता के व्रत हमारे जो होते हैं धार्मिक अनुष्ठान, ये मान लीजिए 15वीं शताब्दी में थे तो लोग क्या खाते थे, 12वीं शताब्दी में थे तो क्या खाते थे, 8वीं शताब्दी में थे तो देवी माँ के व्रत उपवास में किस चीज का फलाहार करते थे? जाहिर है बहुत सारे फल वो थे, लेकिन वो नहीं थे जिनको हम आज खाते हैं। तो ये देखिए कि हम जिन चीजों को अपने इतने करीब मानते हैं और इनके ऊपर लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं, वो कितनी नई है। तो ये एज अ हिस्टोरियन मेरे लिए प्रश्न बढ़ता है कि ये व्हाट इज आइडेंटिटी। अगर मेरी आइडेंटिटी में कहूँ कि मैं तो 9 दिन व्रत करके मैं उसमें फलाहार खाती हूँ, लेकिन फलाहार में तो मैं विदेशी चीज खा रही हूँ। व्रत मेरी परंपरा का हिस्सा है, लेकिन हमने उसमें तो कह देंगे कि हम तो वसुधैव कुटुंबकम में है, लेकिन उनके कुटुंबकम में कौन कौन है ये नहीं बोलेंगे, लेने के लिए सब हैं। और ऐसे इलाके में जिनको आप, वो जैसे मान लीजिए आप अगर आप लोग के आपके दर्शकों को और खाने के बारे में पता करना है, साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना का इतिहास ब्राजील से अफ्रीका, अफ्रीका से हिंदुस्तान, वहां से असम, और एक्चुअली आप पाएंगे कि एक दुर्भिक्ष हुआ था 19th सेंचुरी में, तो केरल के शासक ने इस पौधे को अपनाकर लोगों को भुखमरी से बचाया था, क्योंकि साबूदाना में चावल से 4 गुना ज्यादा कैलोरी होती है। 1943 में तमिलनाडु में साबूदाना आया था। अभी फिर ये हमारा 1943 ये भी हमारे व्रत का खाना है।
आपने व्रत कहा तो मेरे पास हाँ व्रत की लंबी कहानी शुरू हो गई। मूंगफली हाँ, की तो भी इसी यही पे कहानी चले, है। आप बोलते हाँ, रहिए। मूंगफली का पौधा ब्राजील से आया है, लेकिन आपको अच्छा। चिक्की विदेशी लगती है। तो आप, या और भी मैं उसको अगर और भी उसके इम्पोर्टेंट हिस्से पे जाऊं, जैसे कि भारतीय, जो शुरू में मैंने कहा था भारतीय खाना तीखेपन के लिए प्रसिद्ध है। तीखापन कहाँ से आता है? मिर्च से। मिर्च भी आयातित है। आप मिर्च के बिना भारतीय भोजन की कल्पना कर सकते हैं, दक्षिण भारतीय हो या उत्तर भारतीय। लेकिन लाल मिर्च भी दक्षिणी अमेरिका के साथ ही आई है, वो आलू टमाटर के साथ ही उसने भारत में अपने वो किया है। अगर पैकेज में आया है। पैकेज में आया है। अगर आप 16वीं शताब्दी की हम जब रेसिपीज ढूंढते हैं तो आप पाएंगे कि बहुत सारे रेस्टोरेंट आपको आज भी मिलते हैं जिनका नाम होता है मुगलई खाना, या मुगलई, मुगल दरबार, मुगल ये। और इनमें से कई लोग जो खाना बनाते हैं वेज या नॉन वेज, तो आप पाएंगे कि उसमें इन सारी चीजों का इस्तेमाल होता है, टमाटर का, मिर्च का। आईने अकबरी में एक सेक्शन है कि बादशाह अकबर के लिए क्या बनता था, और उसमें करीब 50 ऐसे व्यंजन हैं जो कि अकबर के किचन में बनते हैं। इसमें से लाल मिर्च का कहीं जिक्र नहीं है। टमाटर तो नहीं, लाल मिर्च भी नहीं है, क्योंकि वहां पे तीखापन देने के लिए हिंदुस्तान की जो नेटिव मिर्च है वो थी काली मिर्च। काली मिर्च। हाँ, तो यहाँ सब में केवल पेपर है और खटास के लिए दही है, टमाटर नहीं है कहीं। हाँ, टमाटर कहीं भी नहीं है। तो आप पाएंगे काली मिर्च का इस्तेमाल होता है। और आप याद कीजिए, पुर्तगाली, अंग्रेज, ये सब जो हिंदुस्तान पहले आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये काली मिर्च के व्यापार के लिए आए थे, लेकिन साथ साथ लाल मिर्च भी लेके आए। और लाल मिर्च ने भारतीय बने, हमने काली मिर्च यहाँ से एक्सपोर्ट की, लेकिन जो इंपोर्ट हुआ था मिर्च की प्रकार का, जो कि लाल मिर्च है, उसका स्वाद हमें ज्यादा पसंद आया। मेक्सिको से आई ये मिर्चें कहीं भी उगाई जा सकती थी। काली मिर्च तो सिर्फ केरल में होती है, लेकिन ये मिर्च, हाँ, काली जो हमारी अपनी नेटिव मिर्च थी हिंदुस्तान की, वो तो केरल में होती थी। लेकिन मेक्सिको से आई ये छोटी हरी लाल मिर्चें, ये कहीं पे भी उग सकती हैं। और सुखा के इनको एक पाउडर बनाया गया, जिसने कि भारतीय खाने में एक प्रकार से क्रांति ला दी, भारतीय भोजन परंपरा में क्रांति ला दी। क्योंकि और जो ये काली मिर्च और लाल मिर्च का द्वंद हुआ, उसमें विजय लाल मिर्च की हुई, जो बाहर से आई थी, लाल की मिर्च की हुई। अमूमन भारतीयों को लाल मिर्च का स्वाद ज्यादा पसंद आया। तो सोचिए, कहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी काली मिर्च के व्यापार के लिए आई थी, और कहाँ भारतीय खाद्य परंपरा ने दक्षिण अमेरिका की लाल मिर्च को इस प्रकार से अपनाया। एक चीज और हमारे खाने में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं करी पाउडर, गरम मसाला। गरम मसाले की पहली, आप कह सकते हैं, जो हिस्टोरिकल हम खोज अगर करें तो वो हमें इंग्लैंड में मिलता है। गरम मसाला का पूरी तरीके से विशुद्ध औपनिवेशिक उत्पाद है। भारतीय खाद्य परंपरा में गरम मसाला कहीं नहीं। इसका पहला जो आपको इसका जो मैं कहते फर्स्ट कमर्शियल करी पाउडर, वो भारत में नहीं, ब्रिटेन में 1784 में बेचा गया था। सॉर्लीज परफ्यूमरी एंड वेयरहाउस के नाम से वहां पे भेजा गया था। गरम मसाला मतलब क्या क्या इंक्लूड कर रही हैं आप? जो भी आप इंक्लूड करना चाहते हैं। मसाले हिंदुस्तान में थे, लेकिन जिस करी फॉर्म में आपने देखा ना, क्योंकि देखिए भारतीय भोजन परंपरा में, चाहे वो हिंदू हो या इस्लामी हो, उसमें आप पाएंगे कि मसाले खड़े इस्तेमाल होते थे और पीस के इस्तेमाल होते थे। रेडीमेड पाउडर के स्तर पे कहीं नहीं इस्तेमाल होते थे। मसाले जो हम लोग, जिसको हम गरम मसाला कहते हैं, तो आप अलग अलग गरम मसाले तो हिंदुस्तान की उपज हैं, लेकिन उनको पीस के एक मार्केटेबल प्रोडक्ट, जिसको कि हम आज बाजार से खरीद सकते हैं, करी पाउडर, वो करी पाउडर एक कॉलोनियल इन्वेंशन है। क्योंकि जो अंग्रेज भारत में 20, 30, 40 साल रहने के बाद इंग्लैंड वापस गए, वो अपने साथ अपनी जबान का स्वाद भी ले गए। उनको फिर अपना इंग्लैंड का खाना पसंद नहीं आया, क्योंकि 30 साल 40 साल उन्होंने भारत में बिता दिया था। तो भारत के स्वाद को इंग्लैंड में कैसे रिक्रिएट किया जाए, इसलिए वहां पे बनता है करी पाउडर। अब आज प्रोफेशनल तरीके से, हाँ, पिसा हुआ रेडीमेड मसाला, जिसको कि आप भारतीय व्यंजन में अभी भी आप कहीं पे भी अगर बनाएं, तो कुछ भी बनाएं, तो अगर उसमें आप गरम मसाला डाल दें, तो वो जाहिर है उसका स्वाद जो है वो भारतीय भोजन के करीब आ जाएगा। यूरोपीय भोजन में गरम मसाला नहीं इस्तेमाल होता, जो उनकी अपनी खाद्य परंपरा है। तो ये आप पाएंगे, अगर मैं जो ये बात यहाँ पे कह रही हूँ और आपके दर्शकों से, वो ये है
कि जिन चीजों से हम अपनी धार्मिक, सामुदायिक, जातीय, क्षेत्रीय पहचान प्रदर्शित करते हैं, वो ही चीजें हमारे लिए इतनी नई हैं। हम उनको कहाँ से लेके आए? इसमें आप क्या कह सकते हैं कि ये हमारी परंपरा? आप तो ये नहीं कहेंगे, जैसे मैंने कहा कि ये कोई पूजा या व्रत या उपवास जो है ये 150 साल पुराना है, और उन पूजा और व्रत और उपवासों का या बाकी जातीय पहचानों का, जैसे मान लीजिए आप व्यंजनों को ही ले लें, दक्षिण भारत की पहचान है इडली सांभर, उत्तर भारत में जलेबी, बेडमी, पूर्वी भारत में रसगुल्ला, महाराष्ट्र में वड़ा पाव, राजमा, गाजर का हलवा, सारे भारत का समोसा, इसमें से कुछ भी भारत में जन्मा नहीं है। गाजर का हलवा भी नहीं जन्मा है। गाजर जब पहली बार इस्तेमाल हुआ था तो उनको आमतौर पे कैटल को खाने के लिए दिया जाता था, इसलिए गाजर की खेती यहाँ पे हुई थी। तो ये जो ऐसे व्यंजन या ऐसी चीजें हैं जिनकी जन्मभूमि भारत से बाहर है, लेकिन इनकी कर्म भूमि भारत में ही है। आप जितनी बार समोसा खाते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि ये बाहर से आया है, मिडिल ईस्ट से आया है, 13वीं और 14वीं शताब्दी के समय आया है? और आलू के आलू की टिक्की और समोसे में भी आलू नहीं होता था। आप तो बिहार से हैं, जब तक रहेगा समोसे में आलू, लेकिन ओरिजिनल समोसे में आलू होता ही नहीं था। उसके अंदर वो उससे आता। या गुलाब जामुन को फारस में लुकमात कदी कहा जाता था। शहद, वहां पे वो शहद में लिपटे होते थे, यहाँ हमने उसको चाशनी में डुबो दिया। यही काम हमने जलेबी के साथ किया। फारसियों में एक मिष्ठान होता था जलाबिया, उसको हिंदुस्तान में जलेबी या नर्ती बना दिया। छेना भी बाहर से आया है। तो आप देखिए कि ये मैं तो मतलब जो आपने शुरू में गूढ़ प्रश्न उठाए थे, धर्म, जाति, संप्रदाय, बिरयानी, पोहा, वो तो आगे की बातें हैं। जिन चीजों से हमारा सुबह उठते ही सामना होता है, जिन चीजों के बारे में हम कभी सोचते नहीं है कि ये ये हमसे अलग हो सकती हैं, जब वही चीजें इतनी नई हैं, तो अस्मिता आपकी किस चीज से बनी? और किस अस्मिता को लेके आप इतनी बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं? प्रीडोमिनेंट क्लास का नैरेटिव होता है, वो अपना कॉपीराइट मार के रख लेता है। बाकी लोग के लिए आइडियोलॉजी तो हर समय रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी होती है ना, वो अपने लिए थोड़ी लागू करता है, आम जनता के लिए होता है। तो आम जनता सोचे कि चाय और कॉफी भी, चाय जैसे हम लोग कहते हैं चाय और कॉफी, ओपियम वॉर हुआ था चाइना के साथ, उस समय यहाँ ओपियम, पटना और तमाम इलाकों में ओपियम की खेती करवाई जाती थी। जी, तो ओपियम की तो कहानी और भी, वो अफीम तो पहले से चलती थी। अफीम जो है वो ये पुराने शास्त्रों में भी हमारे दर्द के लिए और इसके लिए एक मेडिसिनल वैल्यू उसकी होती थी। चाइना में 19th सेंचुरी में अफीम एक ड्रग बन जाती है, और उसमें पूरी तरह हाथ ईस्ट इंडिया कंपनी का होता है, क्योंकि उनको चाइना से चाय खरीदनी थी। चाय, और चाय भी जिसको हम लोग कहते हैं, ये इंग्लैंड के स्कूल कॉलेज में कल्चरल हिस्ट्री, फूड हिस्ट्री में बहुत पढ़ाया जाता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश टी, हम लोग कहते हैं ना कि इंग्लिश टी, हाई टी उसको हमारे यहाँ भी कहा जाता है। 4 बजे शाम की जो चाय होती है उसमें कहा जाता है हाई टी का आयोजन कर रहे हैं। और हाई टी में चाय कॉफी के साथ ब्रेड, बिस्किट, केक, पेस्ट्री सब होता है। हाँ, और आप पाए कि सिर्फ ये भारत तक ही सीमित नहीं, इंग्लिश टी में एक्चुअली, और इंग्लिश टी की इस परंपरा में इंग्लिश कुछ भी नहीं है। चाय भारत और चीन से आई है, शुगर वेस्ट इंडीज और बाकी शुगर प्लांटेशन से आई है, कॉफी अफ्रीका से आई है, चाहे वो हिंदुस्तान आई हो, चाहे वो यहाँ गई हो, इंग्लैंड गई हो। तो और इनफैक्ट जब चीनी ही उनके पास हम बाहर से गई है, तो इंग्लिश टी क्या है? फूड हिस्टोरियंस एक और चीज करते हैं, अगर आप चीनी का इतिहास कहें तो यूरोप में चीनी का इतिहास स्लेवरी के इतिहास के साथ गुथा हुआ है। पूरा का पूरा जो चीनी जो चीज है, शुगर केन के प्लांटेशंस वो कहाँ होते थे? वो सारे प्लांटेशंस वेस्ट इंडीज में, मलेशिया, जहाँ पे भी होते थे, वो स्लेव लेबर के साथ बनाए जाते थे। तो जो रिलेशनशिप अफीम और चाय की और हिंदुस्तान की है, ओपियम वॉर वाली है, इंडिया, चाइना और इंग्लैंड के साथ, वही रिलेशनशिप ब्रिटेन, अफ्रीका और अमेरिका की है चीनी को लेकर। चीनी के तो एक आप कहेंगे कि फूड हिस्ट्री का जब हम प्रोडक्ट आधुनिक समय में प्रोड्यूस की हिस्ट्री देखते हैं, तो हमारे यहाँ जैसे कि जाति से बंधी हुई है, विदेशों में वो रेस से बंधी हुई है, स्लेवरी से बंधी हुई है। किसी सूरत में इतने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले
इस मात्रा में चीनी उगाकर यूरोप नहीं भेजी जा सकती अगर उसमें स्लेव लेबर नहीं लगा होता। तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है ना, स्वीटनेस एंड पावर, एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, सिडनी मिन्स ने लिखी थी, जो कि स्लेवरी और चीनी और शक्कर के रिश्तों के ऊपर रही हुई है। तो फूड हिस्ट्री आपको बहुत सारी चीजों में ले जाती है, और इसी तरीके से आप पाएंगे कि अलग अलग प्रकार से आप किसी भी प्रोडक्ट को उठा लें तो आपको एक नया वैश्वीकरण दिखता है, ग्लोबल हिस्ट्री। पूंजीवाद से आने से पहले खाने का जो है ना ग्लोबलाइजेशन हो गया था। बिल्कुल, और पूंजीवाद के साथ वो और अधिक बढ़ गया, पूंजीवाद के साथ बढ़ गया, क्योंकि अगेन शुगर की इतनी आयात क्यों होती थी? क्योंकि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में शुरू हुआ, तो आप अभी भी देखिए, आप चाय और कॉफी के एडवर्टाइजमेंट देखिए जो आज आप देखते हैं, नेस्कैफे के एडवर्टाइजमेंट में क्या देखते हैं आपकी एक ब्रेक हो जाए, देखते हैं कि नहीं? जब कॉफी का एडवर्टाइजमेंट आता है तो उसमें आपको कॉफी के गुण बताने के साथ साथ ये भी क्या बेचा जा रहा है, एक ब्रेक बेचा जा रहा है कि आप काम कर रहे हैं, आप ताजा हो गए, आप सुबह उठे, आप तरोताजा हो गए। तो ये आपको क्या करा जा रहा है? आपको ये बेसिकली चाय, जो स्पेशली चाय यूरोप में अगेन लेबरर्स के लिए मंगाई गई थी। पहले इंडस्ट्रीज में काम करने वाले श्रमिक, जिनसे कि घंटों 16, 17, 20 घंटे काम लिया जाता था, उनको चीनी, शुगर फिक्स दे देकर काम कराया जाता था। तो चाय और चीनी उसमें काम आती थी, और वहां पे भी वो धीरे धीरे यूरोपीय संस्कृति का हिस्सा बनी है। आप कह सकते हैं कि 1936 में, जैसे इंडिया की बात करें, 1936 में बंबई में पहला कॉफी हाउस खुला था। अब आप सोचिए, इतनी नई है कॉफी का, 1936 में 1936 में हुआ था। और कॉफी का भी जो वो है, वो इथियोपिया से 18वीं शताब्दी में आई, यहाँ पे चुरा के लाए थे बाबा बुदन, और कॉफी का भारत में इस्तेमाल हुआ, और फिल्टर कॉफी का चलन तो खैर बाद में हुआ ही है। तो चाय, कॉफी, चीनी, ये सारी चीजें जो कि मैंने कहा कि ये सारी चीजें हम सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, और आपने भी अपने बड़े बूढ़ों से सुना होगा, हम और आप अब उस उम्र के हैं कि हमारे बड़े बूढ़े जो थे वो हमें हमेशा डांटते रहते थे कि चाय मत पिया करो, चाय नहीं पिया करो। हाँ, क्योंकि आरंभ में केवल अंग्रेज और अंग्रेजदा हिंदुस्तानी ही चाय का सेवन करते थे। ये आम लोगों का वो नहीं, हिंदुस्तान में चाय पीने की कोई परंपरा नहीं थी। और इंडियन टी बोर्ड ने चाय के ऊपर इतने एडवर्टाइजमेंट निकाले, स्पेशली 1950s में, जब बहुत चाय के बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो गया था, लो ग्रेड चाय बहुत सारी बची थी। तो चाय के ऊपर आप 1940s और 50s के अखबार उठा लें तो उसमें आप देखेंगे कि लोगों को बताया जा रहा है चाय पीजिए, गर्मी में और ज्यादा चाय पीजिए, चाय पीने से पसीना आएगा, पसीने आने से आपके टॉक्सिन्स निकल जाएंगे। तो चाय को ऑलमोस्ट एक मेडिसिन की तरह बेचा जा रहा था, मेडिसिन की तरह बेचा जा रहा था। आप देखिए 1950s से लेकर आज तक भारत जो है वो सबसे बड़ा चाय का सेवन करने वाला देश है, और हम विश्व के 30% ग्लोबल आउटपुट ऑफ टी कंज्यूम कर जाते हैं। तो इस प्रकार से, जैसा मैंने कहना है कि अनेकों उदाहरण दिए जा सकते हैं। इन सारे उदाहरणों से अगर मैं इसको एक उसमें बांधूं तो इससे मेरा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जिसे हम स्वदेशी आज कहते हैं वो बड़ा नया है, वो पुराना नहीं है। भोजन का इतिहास हमें बताता है कि हमारा आहार कितने दूर से हमारे पास आया है, हमारे सिर्फ जन्मा ही नहीं है। तो जैसे मैंने कहा, मिर्च, मक्का, मूंगफली, काजू, आलू, पपीता, अनानास, सेब, चीकू, अमरूद सब बाहर से आए हैं, लेकिन हमने इनको देशज बना दिया, हमने इनसे नए व्यंजन इजाद किए, और हमने इतनी अंतरंगता से इनको अपनाया है कि उनका विदेशीपन, सारी दूरियां पता ही नहीं लगता, मुक्त हो गए। हाँ, आलू को कौन गैर भारतीय कह सकता है? टमाटर को कौन विलायती बैगन अब कहता है? या हम गाजर का हलवा नहीं खाते, या तो इसलिए जो ये हमें सोचना चाहिए जब हम अपनी आइडेंटिटी करते हैं कि हमारे आहार ने कितनी सीमाएं लांघी हैं हमारा बनने के लिए, कहां से आए हैं, कितनी मेड़े पार की हैं, और हमारी अपनी संस्कृति भी, जिसको कि हम शुद्धतावादी के शुद्धता के उसमें हम फंसे रहते हैं। आप देखिए कि हमारी संस्कृति नॉट एट ऑल, हमारी संस्कृति का हर घटक इसी प्रकार के लांघने अपनाने से ही निर्मित है। इसमें किसी प्रकार की प्राचीनता, शुद्धता के परिमाण में इसको नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें इस बात को सेलिब्रेट करना चाहिए
कि यहाँ पे इसकी तरलता कितनी है, ये there's a lot of कह सकते हैं डिफाइंस हियर, धृष्टता भी है कि आके हम आपके खाने को आप में हम बस गए। इसमें नए आयामों में ढलने की जो तत्परता है, इसकी महिमा का बखान होना चाहिए, इससे हमें दुखी नहीं होना चाहिए। तो जैसा मैंने कहा था, शुरू कहाँ से किया था कि जो हमारे अंदर जाता है वही हम, अगर वही हम हैं तो हम क्या हैं? याद कीजिए, आप वही हैं जो आप खाते हैं, तो हम क्या हैं? हमारे अंदर से जा रहा है वो तो सब बाहर से आया है। तो यही, इसी को मैं कहूंगी कि इसी में हमारी राष्ट्रीयता का सवाल है। देखिएगा पिछले कुछ सालों में बड़ा ये एक खेल उठा था कि राष्ट्रीय भोजन क्या है हमारा। और आप अगर मॉडर्न इंडिया में अर्ली इंडिपेंडेंस इंडिया देखें तो आप पाएंगे कि एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि जिस नए राष्ट्र ने, जो भारत जैसे बना था, तो उसने ध्वज, प्रतीक, गीत, इन सब के साथ हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गीत है, प्रतीक है, खेल, पक्षी, पशु, फूल में मानक निर्धारित कर दिए, भोजन में नहीं किया। भोजन में कोई राष्ट्रीय भोजन आपका नहीं बना था। व्हाट इज इंडियाज नेशनल क्यूजीन? ये सवाल आमतौर पे विदेशी ही उठाते थे। हम तो भोजन को अपनी आइडेंटिटी से देखते हैं ना। तो इंडिया का नेशनल क्यूजीन क्या है? विदेशी, इसके ऊपर हिंदुस्तान के किसी स्टेट ने आज से पहले कभी हाथ नहीं डाला था। एंड आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि नेशनल क्यूजीन बनाने का प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है, नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट होता है। और हिंदुस्तान जैसे एक मल्टी एथनिक स्टेट में ये बहुत मुश्किल है। जहां हम भाषा के लिए लड़े हैं, इसके लिए लड़े हैं, तो एक और लड़ाई हमें नहीं लड़नी थी। आप अगर विदेशों में या कहीं पर भी आप पाएंगे तो इंडिया का नेशनल क्यूजीन क्या बना? एक बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट हैं अर्जुन अप्पादुराई, उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेख लिखा था 1980s में, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया के नेशनल क्यूजीन का इजाद किया मिडिल क्लास हाउसवाइफ्स ने, जो कि एक प्रोफेशनल क्लास में, जब वो 1950s 60s में जैसे जैसे एक नया मिडिल क्लास उभरता है, तो कास्ट और रीजन की डिस्टिंक्शंस को ब्लर करते हुए आप पाएंगे, आप किसी भी इंडियन रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको वहाँ पे डोसा इडली भी मिलेगा, मटर पनीर भी मिलेगा, फिश प्रिपरेशंस भी मिलेंगे, ढोकला, दंसक भी मिलेगा। तो अलग अलग डाइटरी ट्रेडिशन से स्टार रेसिपीज को निकाल के, रीजन से, कास्ट से इत्यादि करके, आप पाएंगे कि ये एक कुछ कंपेंडियम सा गढ़ लिया गया, लेकिन स्टेट ने इसमें जाहिर हाथ नहीं डाला। और फिर भी इसमें भी कहा जाएगा कि इन्होंने रीजन को तो अपना लिया, मल्टी रीजनल क्यूजीन बना लिया, लेकिन कास्ट को नहीं अपना पाए। ये मल्टी रीजनल क्यूजीन आमतौर पे अपर कास्ट क्यूजीन है, इसकी कहानी एक अलग है। चलिए, बहुत बहुत बड़ी, अगले एपिसोड में जब बात करेंगे इसके डिफरेंट लेयर से बात करें। बहुत मजा आया, बहुत कुछ जानने को मिला। शुक्रिया सौम्या। और दोस्तों जो आप सब सुन रहे हैं, इस वीडियो को सुनेंगे, जाहिर है कि बहुत सारी नई बातें मैं खुद आज सीखा हूँ सौम्या से चर्चा के दौरान, आप भी सीखेंगे। और डॉक्टर सौम्या से हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप जो है लगातार लाल की क्लास में आइए और खाने और व्यंजन पे चर्चा कीजिए। कई किस्त में सिनेमा आइडेंटिटी, फूड आइडेंटिटी, इस मुहिम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और जो मोटी मोटी किताबों में लिखी गई बातें हैं, भारत में सब लोग उसको पढ़ नहीं सकते हैं, तो कम से कम हम लोग गपशप बातचीत के द्वारा वो हम लोगों के बीच पहुंचाएं। शुक्रिया सौम्या, आपने काम की बात और लाल की क्लास में अपना कीमती समय दिया। और दोस्तों, चलते चलते मुझे कैसा लगा ये, बहुत ही मजा आया मुझे भी बात करते हुए। फूड और पॉलिटिक्स जरूर कमेंट लिखिएगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट लिखिएगा। अभी कई सीरीज में खाना और राजनीति को लेकर मैं आऊंगा। और चलते चलते एक अपील, ये यूट्यूब चैनल सिर्फ नहीं है, ये एक मुहिम है। और मुहिम ऐसा मुहिम है कि जो आपको सिर्फ इतिहास ज्ञान की बात और काम की बात होगी, इसमें मन की बात नहीं होगी। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। शुक्रिया साथियों, जय भीम। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। शुक्रिया रतन, शुक्रिया।